हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है। यूपीएससी का रिज़ल्ट आने के बाद से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो आरसीए है, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, वो क्रिटिसिज्म के घेरे में है। उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के ट्रोल्स आरसीए को लेकर के या आरसीए की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, साथ साथ में यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के तरह तरह के ट्रोल्स चल रहे हैं। रीज़न है कि हर साल की तरह, हर साल ना कहें कि कुछ पिछले कुछ सालों की तरह से एक बार फिर से आरसीए का जो रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट रहा है, वो ज़ीरो रहा है। तो इस वजह से आरसीए हमारी ट्रोल्स के टारगेट पर है। तो मैं इसी सिलसिले में एक डिटेल्ड एनालिसिस आज आरसीए का रिजल्ट्स क्यों नहीं है, मैं वो करने वाला हूँ कि आखिर रिजल्ट्स क्यों अच्छे नहीं आ रहे, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, या रिजल्ट्स को सुधारने के लिए कौन कौन से लोग ज़िम्मेदार हो सकते हैं, कौन कौन लोग इसमें स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जो रिजल्ट्स को सुधारने में हेल्प कर सकते हैं। मैं इस चीज़ पर सब पर बात करूँगा। थोड़ी सी आज की जो टॉक है ये लेंदी होगी। आप लोग अगर थोड़ा सा वक्त देकर के इसको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी के लिए भी, आपके लिए भी, और जो यूनिवर्सिटी से मोहब्बत रखते हैं या आरसीए से मोहब्बत रखते हैं, हो सकता है उनके लिए ये टॉक जो है काफ़ी हेल्पफुल रहे, ये आइडियाज़ मेरे हेल्पफुल रहें। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा यहाँ पर ये शुरुआत करते हुए कि देखिए, ट्रोल करना, क्रिटिसाइज़ करना किसी इदारे को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी डायरेक्टली मैं कहूँ कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, क्रिटिसाइजर्स होने चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म पॉजिटिव हो, नंबर एक। नंबर दूसरा कि ये जो आरसीए है या यूनिवर्सिटी है, ये कोई पॉलिटिकल इदारा नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने से काम नहीं चलेगा, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, क्रिटिसिज्म करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आप एक सच्चे क्रिटिसाइज़र, आप एक ईमानदार क्रिटिसाइज़र तभी कहलाएंगे जब आप क्रिटिसिज्म के साथ साथ कुछ सजेशंस भी दें कि किस तरीके से उस चीज़ को, उस गलती को दूर किया जा सकता है। जैसे बात आती है आरसीए के रिजल्ट्स की, तो जैसे ही आरसीए का रिजल्ट्स आया, ट्रोल्स ने एकदम से हंगामा खड़ा कर दिया कि आरसीए का रिजल्ट फिर ज़ीरो, और नई नई तरीके के ट्रोल चलने लगे। हो सकता है कुछ लोग ये मेरे जो आगे की कुछ देर की गुफ्तगू है उसे सोच सुन करके ये कहने लगेंगे कि शायद मुझे आज जामिया इंतजामिया का एजेंट और न जाने हो सकता है किस किस तरीके के तमगे देने लगें। लेकिन थोड़ा सा फ्री माइंड होकर के, इम्पार्शियल होकर के, विदाउट एनी पार्शियलिटी, थोड़ा सा इसको, मेरी गुफ्तगू को सुनिए। मैं किसी को यहाँ पर सपोर्ट, किसी को फेवर करने नहीं जा रहा हूँ। जो रियलिटी है उन दो तीन चीज़ों से बस आपको रूबरू कराऊँगा कि आरसीए का रिजल्ट आखिर क्यों हमारा दिन ब दिन गिरता चला गया, और आज की डेट में हालात ये हैं कि ज़ीरो रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये और साथ तो देखिए, सबसे पहले इसमें कि देखिए, आरसीए के रिजल्ट्स को गिरने की जो सबसे बड़ी, जो मेन वजह है, वो है कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका चेंज होना। यहाँ पर ही कुछ लोग एकदम से कहेंगे अचानक से कि जामिया पर इसके क्यों असर नहीं पड़े। जामिया की आरसीए पर इसका असर ना पड़ने की वजह है दोस्तों, जामिया की लोकेशन। जामिया दिल्ली में लोकेट करती है। दिल्ली में जिस फैकल्टी को आप टीचिंग करने के लिए हायर करेंगे, वो सिर्फ टीचिंग आवर्स का ही आपसे पेमेंट मांगेगा। अगर अच्छी फैकल्टी आप लाएंगे तो दिल्ली से चल करके आएगी। दिल्ली से आने और जाने का ट्रैवलिंग टाइम ही कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। उसको आप 6 से 7 घंटे भी आपको अगर पेमेंट करने पर आए आप, तो अगर 4 घंटे यहाँ पढ़ा रहा है, 6 घंटे ट्रैवलिंग टाइम, उसे 10 घंटे का पेमेंट चाहिए। जबकि जामिया 10 घंटे का पेमेंट कर करके 10 घंटे टीचिंग करा सकती है। यानी आप बहुत बेहतर, अच्छी फैकल्टीज़ कितना भी कोशिश करके अलीगढ़ में नहीं ला सकते। सबसे बड़ी वजह कि लोकेशन ऑफ अलीगढ़ या आरसीए एएमयू, बहुत जो अच्छी फैकल्टीज़ हैं
वो दिल्ली से अलीगढ़ नहीं आ पाती हैं। अलीगढ़ सिर्फ और सिर्फ कौन सी फैकल्टीज़ आती हैं, जो न्यू फैकल्टीज़ हैं, या तो वो आ पाती हैं, या सिर्फ वो फैकल्टीज़ आती हैं जिन्होंने जो अपने आप को पॉपुलर करना चाहती हैं, अपने आप को पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं। वो यहाँ पर एक मार्केट अच्छी सी देखने के नाते यहाँ कुछ दिन के लिए कुछ क्लासेस लेने चले आते हैं, या कुछ लोग जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं वो आते हैं। तो सोशल सर्विस करने वाले बहुत सारे लोग तो इंडिया में मौजूद नहीं हैं, जो मेहनत से पढ़ाएं और मेहनत से लगातार कंटिन्यूटी के साथ आते रहें यहाँ पर। यानी एक जो सबसे बड़ी वजह है जामिया की और यहाँ की लोकेशन। दूसरी बड़ी वजह उसके साथ साथ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यूपीएससी का जो आईएएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका चेंज होना। क्योंकि अगर आप नज़र दौड़ाएं एग्ज़ाम पैटर्न पर तो पाएंगे कि 2011 के बाद से एग्ज़ाम पैटर्न में एकदम से ये मानिए कि एकदम कंप्लीट चेंज आ गया। उससे पहले थोड़े बहुत चेंज हुए होंगे, लेकिन 2001 में एक कंप्लीट चेंज एग्ज़ाम पैटर्न में हुआ। उससे पहले का एग्ज़ाम पैटर्न देखिए क्या हुआ करता था। उससे पहले हुआ ये करता था कि प्री में बंदे को अलग अपना एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो चूज़ करने की उसे फैसिलिटी हुआ करती थी प्री में भी। उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर्स मेंस एग्ज़ाम में हुआ करते थे। जो एग्ज़ाम हुआ करता था, जो 2 ऑप्शनल पेपर्स हुआ करते थे उनका मेन पोर्शन हुआ करता था। लेकिन 2011 के बाद में एकदम से क्या हुआ कि प्री एग्ज़ाम का ही पैटर्न चेंज कर दिया गया। प्री एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल पेपर हुआ करता था उसको हटा दिया गया। हटा करके वहाँ पर ऑप्शनल पेपर की जगह पर सी सेट लेकर के आई। सी सेट के आने से काफ़ी एकदम रिवर्स हो गई तैयारी का जो पैटर्न था पूरी तरीके से चेंज हो गया। यानी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो हर्डल आया यूनिवर्सिटी की या हमारी आरसीए में, यानी अब हमें नए तरीके के जो हमारा एक ओल्ड एज पैटर्न था तैयारी का वो एकदम से चेंज हो गया, जिसको हमारे स्टूडेंट्स ने या हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था वो एकदम से चेंज हुआ। अब न्यू पैटर्न पर लाने के लिए जाहिर सी बात है कुछ कोचेस की ज़रूरत होती है, गाइड्स की ज़रूरत होती है, जो प्रॉपर गाइड्स हमारे यहाँ अलीगढ़ में अवेलेबल नहीं हो पाए। यहाँ तक भी रहता तो भी काम चलता। 2013 में आकर के फिर से चेंज हुआ, जो बहुत बड़ा चेंज था अपने आप में। जो सबसे बड़ा चेंज था यूपीएससी की हिस्ट्री में वो 2013 का था। 2013 में यूपीएससी ने क्या किया कि जो 2 ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, यूपीएससी ने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हटा करके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया, और जनरल स्टडीज़ के जो 2 पेपर हुआ करते थे उनको 4 कर दिया। 2013 के बाद का जो सिलेबस यूपीएससी का हो गया, कुछ लोग जो यूपीएससी के जानकार हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि एवरीथिंग इन द रेज ऑफ सनलाइट आर इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तमाम ब्रह्मांड की जितनी भी नॉलेज है वो सब यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। कुछ लोग ऐसा कहने लगे। यानी अब यहाँ के बाद में हमें अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला यूपीएससी के सिलेबस में, एग्ज़ाम पैटर्न में। जो ओल्ड एज पैटर्न था वो एकदम से चेंज हो गया। हमारे जो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो लोकल टीचर्स हैं, नो डाउट एक से एक काबिल टीचर पढ़े हैं हमारे पास, लेकिन एक सब्जेक्ट की नॉलेज वो दे सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज दे सकते हैं। यही वजह थी कि हमारी आरसीए 2013 या उससे पहले तक रिजल्ट्स देता था, क्योंकि जब तक 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराने के लिए हमारे पास बेहतर टीचर अपने यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। लेकिन अब क्या हुआ 2013 के बाद कि अब कोई भी सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल पेपर को छोड़ दिया जाए तो 4 जो पेपर थे वो सभी सब्जेक्ट्स का एक ऐसा मिक्सचर था कि जिसमें न तो बहुत डेप्थ में नॉलेज की आपको ज़रूरत है और न बिल्कुल सतही नॉलेज। हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी आपको अब यहाँ से ज़रूरत थी ट्रेंड टीचर्स लाने की, जो एकदम से प्रोफेशनल टीचर्स हों, इसी फील्ड के टीचर्स हों, सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स अब यहाँ से आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे 2013 के बाद। और वही रीज़न रहा कि अब जो मैंने फिर अब पीछे जाइए जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि लोकेशन का बहुत बड़ा रोल होने लगा।
अब हमें ज़रूरत थी अच्छे टीचर्स को हायर करके लाने की। अच्छे टीचर्स हायर करके लाए जाएंगे तो उनका जो ऑनरेरियम होता है वो आर्ली बेसिस पेमेंट होता है। वो ये देखते हैं कि हमारे कितना घंटे एक्सपेंड हुआ, कितना घंटे हमने अपना स्पेंड किया यहाँ पर। यानी अगर वो दिल्ली से जब चला और दिल्ली जब तक अपने घर नहीं पहुँच जाएगा तब तक वो अपना वर्किंग टाइम काउंट करेगा। आप उसे ला करके 4 घंटे अगर यहाँ पढ़वाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर 5,000 रुपये घंटे का कोई टीचर ऑनरेरियम मांग रहा है, 4 घंटे के उसको अलीगढ़ में 20,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसके 10 घंटे बर्बाद होंगे, उसे वो 2,000 रुपये पर आवर पड़ेगा। अगर आप 5,000 रुपये पर आवर उसको 10 घंटे के देंगे तो 50,000 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे 4 घंटे के। यानी जिस टीचर को दिल्ली में उपस्थित कोई भी इंस्टीट्यूट 5,000 रुपये घंटे के आपके एतबार से के हिसाब से अगर पैसे दे करके बहुत इजीली हायर कर सकता है, उसी टीचर को हम अलीगढ़ में हायर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए या तो पेमेंट 10 घंटे का या फिर उसे पेमेंट चाहिए 4 घंटे में ही 10 घंटे का। इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो अच्छे जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको अलीगढ़ तक लाना हमारे आरसीए के लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी मुश्किल है या मुश्किल हो गया। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे हमारे पुराने, वो फेल कर गए यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। आज भी हमारी आरसीए में अगर हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस को हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स पढ़ाते हैं। नो डाउट हमारी यूनिवर्सिटी में एक से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यूज़ में लगातार जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अब सिलेबस कुछ इस तरीके का हो गया कि अब आपको एकदम डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है प्रोफेशनली उसको पढ़ाने की। जो एकदम प्रोफेशनली पूछा क्या जा रहा है उससे लिंक्ड हों लोग, उस तरीके लोगों को लाने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 2013 में जो एक ट्रांजिशन आया, इस ट्रांजिशन को हम लोग अडप्ट अब तक नहीं कर पाए हैं और इतना आसान भी नहीं है इसे अडप्ट करना। इसे हम अडप्ट करेंगे, वक्त लगेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली, अब यहाँ पर इस बात पर भी मैं आता हूँ कि इंतज़ामिया भी का भी फेलियर पूरी तरीके से हम नकार नहीं सकते। नो डाउट कुछ चीज़ें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट पर भी हो सकती हैं कि बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से चीज़ों को अरेंज किया जाता, लेकिन कंप्लीटली आरसीए एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसके साथ साथ मैं आगे और बढ़ कर के बात करूँगा। अब मैं आपसे यहाँ से एक स्टेटमेंट डायरेक्ट दूंगा कि आज भी हम आरसीए को जो चला रहे हैं कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक कामयाब हैं। कामयाब कैसे हैं कि आरसीए ने जिन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पैटर्न में चेंज नहीं हुआ वहाँ पर अपना लोहा मनवाया है। उन फील्ड में आज भी आरसीए सिलेक्शन दे रही है। नंबर 1 तो उन फील्ड में सिलेक्शन दे रही है। जैसे हमारे जुडिशल एग्ज़ाम्स हैं, आरसीए का रिजल्ट हर साल बेहतर रहता है। पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, हमारे आरसीए का रिजल्ट मैं ये कहूँगा बहुत बेहतर नहीं है लेकिन सेटिस्फैक्टरीली गुड है। यानी यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि इसका मतलब आरसीए का एडमिनिस्ट्रेशन, आरसीए का मैनेजमेंट सही चल रहा है। प्रॉब्लम आई है 2013 के बाद में जो सिलेबस या जो कहें एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ उसको अडप्ट करने में। उसके लिए सिर्फ हम आरसीए को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक वजह से और कहूँगा कि आरसीए कामयाब है, कहीं ना कहीं आरसीए के मौजूद रहने से लोगों के अंदर यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के एक जागरूकता है। लोगों का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों का जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है और जो आरसीए के थ्रू लगातार कंटिन्यू वो बनी हुई है। उसके साथ साथ अब मैं दूसरी चीज़ पर बात करूंगा कि रिजल्ट्स का
बेहतर ना आना या रिजल्ट्स बेहतर न जो हो रहे हैं, उसके लिए हमारी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है कि हम देखा ये गया है कि एक वक्त जो पहले का जो वक्त था 2013 या 2010 से पहले का जो वक्त था, आप पाएंगे 2010 से पहले कि कोचिंग्स का इतना बहुत बड़ा जो कॉर्पोरेट हाउस थे वो नहीं थे। आज की डेट में कोचिंग कॉर्पोरेट की तरह से चलती है। कोचिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है मार्केट में। उस वक्त में इतने बड़े लेवल पर कोचिंग्स नहीं हुआ करते थे। तो दो चीज़ें हुई कोचिंग्स का, एक तरह से कमर्शलाइजेशन होना, एग्ज़ाम जो पैटर्न था उसका एकदम से अमूलचूल परिवर्तन होना, साथ साथ उसके क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स उस ओल्ड एज फैशनेबल तरीके में ही पढ़ते रहे। वही वन नाइट फाइट, सोचते रहे कि हम तो एक रात में कर गुजरेंगे। बाहर के जो इंस्टीट्यूट से, जो अदर इंस्टीट्यूट थे, नए नए जो इंस्टीट्यूट्स आने शुरू हुए, उनमें एक से एक टैलेंटेड लड़का निकलने लगा। अगर हम और पीछे जाएं तो एएमयू का जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता था वो बाहर के एक हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट से बहुत अच्छा हुआ करता था। उसकी वजह ये नहीं थी कि एएमयू में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। एएमयू में जितनी अच्छी पढ़ाई वो पुराने ज़माने में होती थी, उतनी अच्छी पढ़ाई आज भी होती है। एएमयू के स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा जो रिजल्ट्स ना देने की एक बड़ी वजह यह है कि अब बाहर नए नए क्रिएटिविटी के साथ एजुकेट करने वाले इंस्टीट्यूट खुलने लगे। पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं थे, एक से एक अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट अब आने लगा मार्केट में। यानी उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ और हम उसी पैटर्न पर चलते रहे। तो उसी पैटर्न पर चलते रहने का मतलब क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उसी अंदाज में पढ़ाई करते रहे कि नहीं वन नाइट फाइट हम करेंगे, एक रात में पढ़ेंगे या पेपर है पास करेंगे और हम हीरो हो जाएंगे। तो दोस्तों, बाहर कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। हमने अपने आप को जो बाहर जो कंपटीशन बढ़ा, उस कंपटीशन की पेस के एतबार से अपने आप को रेडी नहीं किया, क्योंकि बाहर एक से एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स उभरने लगे। हम उसी ओल्ड फैशन में ही, ओल्ड स्टाइल में ही पढ़ते रहे। वही ढाबेबाजी हमारी आज भी चालू रही और हम उसका प्राउड लेते हैं। सबसे बड़ी बात, हम उस ढाबेबाजी का प्राउड लेते हैं। जो हमारे अलीग्स हैं वो जाकर के बाहर बड़े प्राउड के साथ कहते हैं अलीगढ़ की कटिंग चाय। कटिंग चाय को बड़े प्राउड के साथ कहते हैं। दोस्तों, ये कटिंग चाय का ज़माना पुराना हो चुका है। अब कुछ नई चीज़ें लेकर के आइए। वो ज़माना ऐसा था कि लोग पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे। जो 2, 4, 10% पढ़ने वाले हुआ करते थे वो ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बीएचयू या जामिया या इसी तरीके की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में हुआ करते थे। लेकिन अब पढ़ने वाले इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहले पढ़ाई जो होती थी सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस के अंदर होती थी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती थी। अब आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या बुरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल मैटर ही नहीं करता है। मैटर इसलिए नहीं करता है कि बाहर यूनिवर्सिटी के गेट पर एक से एक अच्छे कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं जो आपको 1 से 2 साल में उस लेवल तक पढ़ा देते हैं जितने लेवल की आप नॉलेज किसी बहुत हाईली स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में 3 या 4 साल में गेन कर पाएंगे। तो कोचिंग्स का कमर्शलाइजेशन होने से यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप बेहतर भी पढ़ पा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं रह जाता कि आप एक प्राइवेट और बेकार से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं या आप किसी सरकारी या किसी प्राइवेट ही बहुत बेहतर इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको 1 या 2 साल की कोचिंग लेने के बाद उसी लेवल में आप आ जाएंगे। तो ज़रूरत थी 2010 के बाद हमारे स्टूडेंट्स को भी कि इस कटिंग चाय का प्राउड लेने के बजाय, ढाबेबाजी का प्राउड लेने के बजाय
ये बात बताते कि अब हम ढाबे पर नहीं जाते हैं, अब हम 2 बजे की बाद में खाना खाने के बाद, लंच के बाद आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करके कैंटीन पर कटिंग चाय पीने या ढाबे पर कटिंग चाय पीने नहीं जाते हैं, बल्कि अब हम लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं कि हमें इन 3 साल या 4 साल का जो हमारा यूनिवर्सिटी का टाइम है, इसी वक्त में अपने आप को उस लेवल का डेवलप करना है कि कोई छोटे दर्जे के इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद भी 2 साल किसी कोचिंग में ट्रेनिंग लेने के बाद हमको कॉम्पीट ना कर पाए। हमें अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में 3-4 साल की लाइफ में ही अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पुरानी जो ओल्ड एज फैशन हैं, जो पुराने हमारे जो प्राइड्स हैं, पुराने हमारे जो हमारी कस्टम्स हैं, उनको छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। देखिए, कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, नो डाउट। किसी कल्चर को बचाए रखने के लिए कुछ ट्रेडिशंस को बचाए रखना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ बुरी ट्रेडिशंस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करना ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, कभी किसी ज़माने में पर्दा प्रथा इंडिया में हुआ करती थी। कोई एजुकेटेड इंसान आज कहेगा कि पर्दा होना चाहिए? क्या उस ट्रेडिशन को आज हम मेंटेन करते हैं, या जो लोग मेंटेन करते हैं उनको हम किस तरीके की नज़रों से देखते हैं? या किसी वक्त में सती प्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा को कितने लोग आज की डेट में जो है एडमायर करेंगे? नहीं करेंगे ना। या बहुत सारी पुरानी हमारे देश में प्रथाएं हुआ करती थी, चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, ये भी एक प्रथा थी, हमने छोड़ा इस प्रथा को। या बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस या कस्टम्स, फॉर एग्जांपल पहले इंट्रो हुआ करते थे, रैगिंग्स हुआ करती थी, ये भी एक प्रथा थी, हमने उसको छोड़ा क्योंकि नेगेटिव थी। तो जो नेगेटिव ट्रेडिशंस हैं उनको जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना ही बेहतर होता है, सामाजिक हित में भी, अगर स्टूडेंट्स की बात करी जाए स्टूडेंट्स के हित में भी, और अगर किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो उसके हित में भी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लंच के बाद कटिंग चाय पर जाने की प्रथा को, या ढाबे पर बैठ कर के 3-4 घंटे ढाबेबाजी करने की प्रथा को, या इसका प्राइड लेने को, कटिंग चाय की पिक्चर्स, फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करके दोस्तों को टैग करके ऑनर फील करने की प्रथा को हमको अब शेम में बदलना पड़ेगा, एक शर्मनाक प्रथा में बदलना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये कर पाएंगे, आप यकीन मानिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स के अंदर वो टैलेंट है, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वो टैलेंट है कि फिर से वही ऑनर वापस ले आएंगे जो 2010 से पहले या 90s में हुआ करता था। ज़रूरत है तो वक्त के साथ चलने की। 90s में या 2000 से पहले कोचिंग संस्थान नहीं हुआ करते थे, जो हम पढ़ लिए उस वक्त कुछ ही चुनिंदा यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी। जो यूनिवर्सिटियों में हमने पढ़ लिया, हमको ही कंपटीशन में बैठना था, हम ही को क्वालिफाई करना था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमारे अलावा सैकड़ों लोग कॉम्पिटिटर्स हैं जो एक से एक बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ कर के आ रहे हैं। जितनी नॉलेज हम 3 या 4 साल की यूनिवर्सिटी लाइफ में गेन करते हैं, वो 3 या 2 साल की कोचिंग में गेन कर लेते हैं। हद तो ये हो गई है आजकल कि लोग अब 3 साल का रेगुलर ग्रेजुएशन न करके इग्नू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट ग्रेजुएशन करते हैं, और उन 3 साल वो लगातार कोचिंग्स करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप उन स्टूडेंट्स के साथ कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे जो लगातार 3 साल 10 या 12 घंटे डेली की पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग्स में। और आप क्या कर रहे हैं, क्लास गए, 50% अटेंडेंस जैसे तैसे हुई, नहीं हुई तो नेतागिरी से पूरी करा ली, और उसके बाद एक रात पढ़ कर के एग्ज़ाम दे दिया। तो दोस्तों, एक रात पढ़ कर के आप 50% या 60 मार्क्स ला कर के पास तो हो सकते हैं, लेकिन 1000 में से 4 या 2 लोगों में आप अपना नंबर नहीं डाल सकते।
1000 में से 1 लोग में आपका सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में भी कटिंग चाय का प्राइड लेना बंद करेंगे, ढाबे का प्राइड लेना बंद करेंगे। यूनिवर्सिटी की 3 साल की ग्रेजुएशन के दौरान भी आप 2 बजे के बाद लाइब्रेरी अटेंड करना शुरू करेंगे या 10 से 12 घंटे की रेगुलर स्टडी करना शुरू करेंगे, क्योंकि कंपटीशन अब 1990 का सिर्फ आपके बीच में नहीं रह गया है। जामिया BHU या AMU या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बीच नहीं रह गया है। अब आपका कंपटीशन उस लड़के से है जो एक बहुत 2M दर्जे के किसी कॉलेज से प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान लगातार 3 साल उसने किसी देश के टॉप क्लास कोचिंग संस्थान में लाखों रुपए दे करके 10 से 12 घंटे पढ़ाई की है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फिर मैं बात रिमाइंड कराता हूँ कि RCA को या एडमिनिस्ट्रेशन को इस टोटल फेलियर के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, मेरी है। आने वाली पीढ़ियों को कटिंग चाय का प्राइड न लेकर के लाइब्रेरी में जाने का प्राइड की तरफ रुजू करने की है। अगर आपको हमारा वीडियो ये सही लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।